हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है वो किसकी हो रखी है, आपकी जो स्किल एनहेंसमेंट का आपका जो मीडिया एंड एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है ना, उसकी हमने ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। उसमें मैंने आपको जो फर्स्ट यूनिट है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी, जिसमें हमने संचार, गैर मौखिक, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करी थी। उसमें टोटल 5 चैप्टर थे। मैंने आपको वो टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अब ऐसी जो यूनिट सेकेंड है, इसके भी मैंने आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। ओनली जो आपका चैप्टर 8 है वो कंप्लीट नहीं करवाया, और जो 10th चैप्टर में वो इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद जो आपकी ये सेकंड यूनिट है वो आपकी फिनिश हो जाएगी। अगर आपने सिलेबस इसका नहीं देखा होगा ना, तो पहले आप जाके इसकी सिलेबस को अच्छे से देख ले, उसके बाद आप इन वीडियोज़ को देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा चैप्टर 10th है, समाचार और दृश्य, स्वामित्व प्रयोजन, पेड न्यूज़ और विज्ञापन, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और इससे जब पहले के चैप्टर मैंने आपको उसमें मीडिया क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको मैंने बताया था। तो अगर आपको ने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आप जाकर देख लें, क्योंकि अगर हमारा जो बेस पहले का कंप्लीट होता है तो हमें और अच्छे से समझ में आता है आगे की वीडियोस को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम कैसे कैसे इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। पहले तो हम जानेंगे कि जो समाचार है वो है क्या, फिर हम देखेंगे समाचार के जो घटक हैं वो क्या है, फिर हम ऐसे ही जो प्रिंट समाचार और जो इलेक्ट्रॉनिक समाचार, इसमें देखेंगे कि हाँ, प्रिंट मीडिया में समाचार कैसे होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर समाचार कैसा मतलब होता है। फिर हम जानेंगे कि पेड न्यूज़ क्या है, जिसमें हमने दे रखा है पेड न्यूज़ क्या है। फिर विज्ञापन क्या है, जिसे हम एडवर्टोरियल्स भी कहते हैं। आपको मैं आगे जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनको क्या क्या कहा जाता है। विज्ञापन अगर कहीं कहीं पे एडवर्टोरियल भी आपको लिख के दे देंगे, या आपको फिर कुछ मतलब विज्ञात किए भी ऐसे करके वर्ड्स को लिख कर दे दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको आगे बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो हम इस चीज़ के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हाँ, कैसे कैसे हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं जो ये सेकेंड यूनिट का जो चैप्टर 10th है उसको। ओके, तो हम देखते हैं कि पहले समाचार है क्या। पहले तो हम यही जानेंगे कि समाचार क्या है। कि समाचार को तो आप वैसे अच्छे से जानते हैं कि न्यूज़ हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, तो ये क्या है। बट अगर आपको किसी ने पूछ लिया, इसको लिखने के लिए आपको किसी ने बोल दिया, तो फिर भी आप एक टाइम पे सोचने लग जाएंगे कि अच्छा, मैं इसको कैसे वेरीफाई करूँ, या इसको मैं किस तरीके से क्या करूँ, एक्सप्लेन करूँ। तो यही चीज़ है कि मैंने आपको इसके अंदर एक्सप्लेन अच्छे से करके बता रखा है कि समाचार शब्द जो है ना, वो सम प्लस आचरण। आचरण मतलब क्या होता है, आपका व्यवहार, तो वही सम प्लस आचरण। बट इसमें जो आचरण का मतलब उसका क्या है, ये सम्मिलित रूप है। समाचारों में निष्पक्षता पर जोर दिया जाता है, अर्थात सभी के प्रति समान आचरण बरतते हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, आचरण का मतलब व्यवहार, कि सभी के प्रति कैसा समान व्यवहार बरतते हुए क्या करना है, निष्पक्ष तौर पे समाचार क्या किया जाता है, दिया जाता है। अगर हम अन्य परिभाषा के रूप में कहें तो समाचार वह सामुदायिक सूचना है जिसमें जन रुचि जुड़ी होती है तथा लोग उसे जानने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। आप समाचार आपने देखा होगा कि आप उन्हीं न्यूज़ को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, एक तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं। चाहे वो आपको खेल से रिलेटेड समाचार हो, या फिर राजनीति से रिलेटेड समाचार हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आपने ये भी देखा है कि समाचार कितने कितने मतलब वेराइटीज़ ऑफ समाचार होते हैं। आपने न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी कितने कितने मतलब अलग अलग सेक्शंस दिए होते हैं। फर्स्ट पेज पे दूसरा सेक्शन होता है, जिसमें सेकंड पेज पे अलग, फिर ऐसे ही 14-15 पेज पे आपके हीरो हीरोइंस का दिया होता है। इस टाइप से आपको हर एक नंबर पे या हर एक मतलब उसमें क्या किया जाता है, जो समाचार के जो क्षेत्र हैं उसको विभाजित किया जाता है। तो इसी टाइप से है कि समाचार वही होते हैं जिसमें क्या होता है, लोगों की जनरुचि जुड़ी होती है। लोग क्या होते हैं, उसके लिए जानने के इच्छुक होते हैं, उत्सुक होते हैं। बिना रुचि के कोई सूचना समाचार नहीं हो सकती। जब तक कोई भी रुचि मतलब उसके अंदर नहीं लेगा तो कोई भी मतलब वो समाचार नहीं होता। और समाचार में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, इसमें मैंने और लिख भी रखा है अच्छे से, कि जैसे पर्यावरण समाज हो गया, समाचार हो गया, राजनीति समाचार हो गया, या खेल समाचार हो गया। आपने देखा होगा खेल समाचार अधिकतर जो न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें 13-14 पेज होता है आपका खेल समाचार का। फिर ऐसे क्षेत्रीय समाचार, राज्य समाचार, राष्ट्रीय समाचार, तो ऐसे करके क्या होते हैं, डिवाइडेड किए जाते हैं समाचार के आपके न्यूज़पेपर के अंदर। तो यही चीज़ है कि इसको हम ये कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप्स के होते हैं समाचार। तो आपको पता चल गया। अब सर, समाचार है ना, वो आधुनिक समाजों की हमारी दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो समाचार है वो हमारी जो लाइफ स्टाइल का क्या है, एक बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आप देखती हैं कि जब कोई मतलब उठता है सुबह सुबह, तो क्या होता है कि चाय पीने के साथ साथ किसी को हैबिट होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की, या फिर आप शाम के टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करेंगे।
रहेंगे, तो ऐसे करके क्या होता जा रहा है, ये हमारे जो लाइफस्टाइल है उसका एक महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है, जो विभिन्न माध्यमों और स्रोतों के माध्यम से लोगों तक आसानी से क्या हो सकता है, पहुंचाया जा सकता है जो समाचार है। बल्कि हमारे जीवन में समाचारों के मौलिक अस्तित्व और महत्व को क्या करता है, स्थापित करता है। और यह एक सच्चाई है कि समाचार आज की दुनिया में हर जगह मौजूद है और विभिन्न माध्यमों से समाचारों तक पहुंच आधुनिक समाज के लिए क्या है, एक दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। कि इट मीन्स इस टाइम पे क्या है, समाचार आज के टाइम पे हर एक जगह अवेलेबल हो पाता है। ऐसा कोई मतलब स्टेट या गांव या राज्य कोई नहीं होगा जहाँ पे क्या ना हो, समाचार की पहुँच ना हो। ये हर एक जगह के पर अपनी इसने क्या बनाई है, पहुँच को बनाया है। और इसके अब ना इसके हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में ना समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। मतलब इसका एक तरीके से अब हम देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ, इसका मतलब उद्भव कैसे हुआ, इट मीन्स इसका वो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो यही चीज़ है कि न्यूयॉर्क में ना समाचार पत्र की शुरुआत कैसे हुई, इसकी व्याख्या करते हुए ना हेल्सी जो 1919 में लिखा है ना कि 18वीं शताब्दी के अंत में न केवल एक महत्व के स्थान पर इसका उदय देखा गया था, बल्कि पश्चिमी दुनिया की सभ्यता में एक कारक के रूप में भी इसकी क्या हुई थी, शुरुआत और उद्भव को चिन्हित किया गया था। इट मीन्स सिर्फ इसके महत्व को मतलब एक तरीके महत्व के स्थान पर इसका उदय नहीं हुआ था, बल्कि ये जो पश्चिमी जो सभ्यता थी उसके कारक की मतलब कारक के रूप में भी इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और रविवार को छोड़कर सप्ताह में हर दिन अखबार क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, लेकिन वह आज के अर्थ में अखबारों की तरह नहीं था। जैसे कि आप आज के समय में देखते हैं कि अखबार में क्या क्या जानकारी दी होती है, राजनीति से रिलेटेड अखबार होता था, परंतु जो उस टाइम का अखबार होता था ना वो आज के अखबारों की तरह नहीं होता था। उन्होंने ना मतलब उस अखबार में ना ये छपा होता था, उन्होंने ये न्यूज़ छापी थी ना कि आज समाचार के रूप में जाना जाता है। उस टाइम पे उन्होंने क्या न्यूज़ छापी थी उसके बारे में लिखा है कि उन्होंने जहाज़ों के आगमन और प्रस्थान के बारे में बताया था, जो शहर के व्यापार से निपटते थे और व्यावसायिकता के अंग थे। तो मतलब उन्होंने राजनेता से रिलेटेड लोगों की इच्छा के मतलब लोगों की इच्छा बिना जाने जो न्यूज़ उस टाइम क्या होती थी, प्रकाशित होते थे। और उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हाँ इसमें जन रुचि जुड़ी है, आपको मतलब ज्ञान देने के लिए समाचार को किया जा रहा है। आज तो जो समाचार है वो ज्ञान का भी मतलब नॉलेज का भी क्या हो चुका है, बहुत बड़ा सोर्स हो चुका है। परंतु उस टाइम के जो न्यूज़पेपर होते थे वो ऐसे नहीं होते थे और विज्ञापन के मीडिया थे। और जब उन्होंने किसी भी चीज़ का इतिहास दिया तो उन्होंने राजनीति और व्यावसायिक में अभियोगात्मक सामान्य तत्वों से निपटा। उन्होंने आम लोगों के सुखद और दुखद अनुभव या मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में कोई खबर नहीं छापी थी। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने ना ही मतलब ह्यूमन नेचर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें थिंक छापी, ना ही उन्होंने जो हमारे एक तरीके से हमारी जो सभ्यता हमारी राजनीति या हमारे जिसमें एक तरीके से हमें जिससे नॉलेज है उस चीज़ के बारे में उन्होंने कुछ नहीं छापा था। इसका एक कारण यह भी था ना कि समाचार एकत्र करने के साधन उस टाइम क्या नहीं थे, मौजूद नहीं थे। जैसे कि इस टाइम पे बहुत साधन मौजूद है, चाहे आप कुछ भी न्यूज़ ले लो, 2 मिनट में जो न्यूज़ है इधर से उठकर उधर चली जाती है। आपको पता ही है कि अगर आपको कुछ चीज़ पता चलती है तो आप दूसरों को आसानी तक अपनी बातों को क्या कर पाते हैं, पहुंचा पाते हैं। तो यही चीज़ है कि उस टाइम पे इतना अच्छे साधन नहीं हुआ करते थे जिससे क्या हो सके, जो समाचार है वो एकत्र हो सके। जैसे कि पहले के टाइम में जो टेलीग्राफ, रेलवे, डाक सेवाएं और सड़क पर चलने वाले जो वाहन थे या बड़ी संख्या में समाचार पत्र छापने के लिए जो परिष्कृत यांत्रिक उपकरण क्या नहीं होते थे, प्रोवाइड नहीं होते थे। और नई सदी के मोड़ पर समाचार पत्रों ने राजनीतिक मामलों के बारे में समाचार देना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। जब जैसे ही नई सदी आई मतलब जैसे जैसे समाचार का एक तरीके से वो डेवलप हो गए समाचार, तो उसके बाद धीरे धीरे जो समाचार है वो क्या होने लग गया, राजनीतिक मामलों के बारे में क्या करने लगे, समाचार देना शुरू कर दिया था। और यहीं से आधुनिक समाचार पत्रों की क्या हो गई थी, उत्पत्ति हो गई थी। तो हमने देखा कि समाचार पत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। और हालांकि इस बिंदु तक समाचार पत्र का कार्य क्या था, जनता का मार्गदर्शन, ज्ञानवर्धन करना ही नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने लोगों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डालना भी शुरू कर दिया था। जैसे कि उस टाइम पे ये नहीं है कि ओनली उनका कार्य क्या था कि जनता को क्या करना है, मार्गदर्शन करना है, ज्ञानवर्धन करना है, मतलब ज्ञान देना है, नॉलेज देनी है। उनका एक सिर्फ ये कार्य नहीं था। उन्होंने इस बात पे भी जोर डाला ना कि उन्होंने लोगों के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव डाला था। मतलब एक बड़े लेवल पर उन्होंने लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में भी एक तरीके से उस पर क्या करा है, एक रोशनी डाली। वही चीज़ है न्यूज़पेपर ने। और स्कूल, उच्च शिक्षा के बड़े पैमाने पर विस्तार के साथ शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, तभी समाचार पत्रों का जीवन क्या हुआ, अस्तित्व में आया। क्योंकि आप देखते हैं कि स्कूल में भी कितने मतलब न्यूज़पेपर दिए जाते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, कि हमें जो हम अप टू डेट रहें,
करंट अफेयर्स जैसा कि आप पढ़ते हैं, तो उस क्या, अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो आपको अपनी मतलब दुनिया की खबरों के बारे में क्या होगा, नॉलेज होगी। तो यही चीज़ें हैं कि समाचार के उत्पादन में ना परिवर्तन आया, क्योंकि यह एक वाणिज्यिक हो चुका था और समाचार पत्र कंपनियां अक्सर व्यावसायिक उद्यमियों के स्वामित्व में होती थी, और इस तरह समाचार बनने का यह कार्य एक बड़े पैमाने पर क्या हो गया था, विस्तृत हो गया था। एक बड़े पैमाने पर क्या हो गया था, इसका एक तरीके से फैलाव हो गया था। अब हम देखते हैं कि जो समाचार के घटक कौन कौन से हैं, कि जो समाचार हैं आखिर में उसके कितने घटक हैं। तो वार्नर के अनुसार है ना, जो समाचार के 5 घटक हैं। आप कितने इसके घटक हैं, इसके 5 हैं। जैसे कि इसके पहला घटक जो है वो क्या है, नवीनतम। पहला घटक इसका क्या है, नवीनतम। दूसरा है मध्यस्थता। तीसरा है स्थानिक परिवहन। मतलब कि एक तरीके से इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं समाचार के अंदर। इट मीन्स घटक का मतलब कंपोनेंट्स आपने पता ही होगा इंग्लिश टर्म्स। अस्थायी अंतराल, सत्यता। तो आप देखते हैं कि कैसे कैसे ये जो 5 घटक है कैसे एक तरीके से अपनी भूमिका को निभाते हैं। जो नवीनतम है, एक वस्तु या कुछ ऐसा जो पाठकों के लिए नया या नया ज्ञात हो, चाहे वह सामान्य हो या दुर्लभ। तो समाचार में कभी भी न्यूज़ जो नई वस्तु है, ऐसे जो पाठकों को क्या हो, पता ना हो, जो नई चीज़ें होती है उसके बारे में क्या कराता है, ज्ञान कराता है। ऐसी भी मध्यस्थता, किसी भी समाचार का दूसरा घटक उसका पूर्व प्रेक्षण होने के नाते वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से किसी घटना को रिकॉर्ड किया जाता है। मध्यस्थता मतलब क्या है कि जिसके माध्यम से किसी भी घटना को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है या प्रसारित किया जाता है। ऐसे कई तरीके और माध्यम हैं जिनके माध्यम से समाचार सूचना को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड कर प्रसारित किया जाता है। जैसे कि कागज पर लिखित या छाप कर रिकॉर्ड रेडियो या टेलीविज़न पर क्या कर दिया जाता है, प्रसारित कर दिया जाता है। तो यही चीज़ें हैं कि किसी न किसी माध्यम को उस घटना को रिकॉर्ड करने, रिपोर्ट करने के लिए या प्रसारित करने के लिए कोई ना कोई क्या चीज़ चाहिए होती है, माध्यम चाहिए होता है। इसके अंदर किसी न किसी मतलब मध्यस्थता ज़रूरी होती है। फिर ऐसे स्थानिक परिवहन, इसके नाम से आपको जैसे पता चला है स्थानिक परिवहन है। इसमें क्योंकि विशेष समय और स्थान में होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है और जगहों पर समय के पार ले जाया जाता है जहाँ उनको पढ़ा या सुना जाता है। इसमें क्या होता है, जहाँ पे वो घटना मतलब घटी है तो वहीं उसी स्थान पर क्या होना है, एक तरीके से एक विशेष समय पर पहुंचकर उस घटना को क्या करना, रिकॉर्ड किया जाता है। तो यही चीज़ है कि स्थानिक परिवहन। अब इसका जो चौथा घटक है वो क्या है, आपका अस्थायी अंतराल। समाचार का चौथा घटक घटना की रिकॉर्डिंग और पढ़े या सुने जाने के बीच लिए गए जो समय का जो अंतराल होता है वो अस्थायी अंतराल है। और यह घटक उस समय लागू होता है जब कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था, क्योंकि अब आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चुका है तो उसके कारण क्या हो गया है, एक तरीके से जो हमारी गति है वो क्या हो गई है, असीमित हो गई। हमारी जो गति है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। परंतु जब ये पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था तो न्यूज़ को ज्ञात करने के लिए एक बहुत टाइम पीरियड मतलब लिया जाता था। एक टाइम पीरियड बहुत वेस्ट होता था उसके अंदर। जो हमारा टाइम था वो उस न्यूज़ को लेने के टाइम पे क्या होता था, एक अंतराल, समय अंतराल हो जाता था। परंतु ये किस समय लागू होता है, जो ये अस्थायी अंतराल है वो तभी लागू होता है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था और गति भी क्या थी, सीमित थी। ये नहीं कि जो हमारी गति है वो बहुत फास्ट थी उस टाइम पे, ऐसा ये चौथा घटक नहीं है था। ये इसीलिए तब काम करता है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था। अब अंतिम घटक है सॉरी, जो अंतिम घटक है ना वो आलोचना के अधीन है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, सत्यता, सच्चाई के ऊपर है कि हाँ कि वह जानकारी के प्राप्तकर्ता द्वारा अपेक्षित समाचार की सच्चाई है। यह घटक दर्ज की गई घटनाओं की सटीकता और बिना किसी विरूपण के प्रकाशित जानकारी से जुड़े प्रश्नों से संबंधित होता है। इसमें जो ये सबसे मतलब ये जो घटक है ना सत्यता, ये क्या है, एक आलोचनात्मक एक तरीके से घटक है, क्योंकि लोगों को वो रहता है कि हाँ इसके अंदर मतलब सच्चाई वो होती है समाचार के अंदर। आपने देखा होगा तो आपने देख लिया कि जो समाचार के घटक है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से थे हमने देखा है। जो पहला घटक था नवीनतम था कि हाँ नई नई मतलब जो चीज़ें न्यूज़ वो हमें दी जाती थी। मध्यस्थता की जो न्यूज़ थे वो किसी न किसी माध्यम से क्या की जाता था, रिकॉर्ड की जाती थी, रिपोर्ट किया जाता था या प्रसारित किया जाता था। फिर ऐसे जो तीसरा घटक था वो स्थानिक परिवहन होता था कि उसी विशेष स्थान पर मतलब जो घटना रिकॉर्ड किया जाता था उसी जो जगह होती थी वहीं पर। फिर ऐसी जो फोर्थ घटक था वो क्या था आपका, वो आपका अस्थायी अंतराल था। और जो फिफ्थ घटक था वो आपका सत्यता, इट मीन सच्चाई, जो न्यूज़पेपर्स में मतलब जो सच्चाई को क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो यही चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रिंट समाचार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट मीन्स कि जो आपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में आपने पढ़ लिया, क्योंकि हमने जो यूनिट फर्स्ट थी आपकी उसी में शायद जो चैप्टर फर्स्ट थर्ड था ना उसी में हमने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पढ़ा था। तो आपने उसमें देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है, प्रिंट मीडिया क्या होती है। मैंने आपको उसमें अच्छे से
एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको ये टर्म्स में जल्दी से भी कंफ्यूजन होगी ना, तो आप जाके पहले यूनिट जो फर्स्ट है चैप्टर 3 उसका देख लें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ प्रिंट मीडिया क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। तो वही चीज़ है कि हम समाचार के अंदर देख रहे हैं कि समाचार के अंदर जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन्स कैसे वो वर्क कर रही है, और इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हावी होती जा रही है जो प्रिंट मीडिया के ऊपर समाचार के तौर पर। तो यही चीज़ है कि इसमें ना पोस्टमैन है ना, उन्होंने तर्क दिया है ना कि जो माध्यम ही रूपक है, जिसका अर्थ होता है कि जानकारी का माध्यम समाचार के रूप में क्या है, निहित है। कि माध्यम मैंने आपको बताया था कि किसी न किसी क्या होता है, एक तरीके से माध्यम मीडियम की जरूरत होती है। कोई भी खबर छपी हुई है या इलेक्ट्रॉनिक है, यह खबर को मजबूत ढंग से प्रभावित करती है कि और संचालित जानकारी और संदेशों को क्या करती है, आकार देते। दूसरे शब्दों में कहें ना तो एक माध्यम वह सामाजिक और बौद्धिक वातावरण है जो एक मशीन बनाती है और इस्तेमाल हो रहे मीडिया से क्या होती है, नियोजित की जाती है। प्रिंट मीडिया जैसे कि आपको पता ही है, प्रिंट मीडिया के अंदर क्या आ जाता है, आपका न्यूज़पेपर आ जाती है, किताबें आ जाती है, मैगजीन्स आ जाती है, पैम्पलेट आ जाते हैं। और ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर टेलीविज़न, रेडियो संचालित विचार को क्या किया जाता है, सीमित करते हैं। इसलिए राजनीति, धर्म और शिक्षा जैसे सार्वजनिक विषय विमर्श के अर्थ और सामग्री को मीडिया आकार दे देता है। तो यही चीज़ है इसके अंदर कि जो राजनीति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड सार्वजनिक विमर्श के साथ सामग्री को क्या करता है, मीडिया एक रूप, आकार, एक शेप देता है। और प्रिंट मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीग्राफ, टेलीविज़न के आविष्कार से पहले सार्वजनिक विमर्श के एकमात्र स्रोत के रूप में ध्यान और बुद्धि पर एकाधिकार था। जो प्रिंट मीडिया का था ना, पहले एक तरीके से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था तो पहले तो आपको क्या आई थी, प्रिंट मीडिया आई थी। तो प्रिंट मीडिया का एक तरीके से क्या था, एक अधिकार होता है। जैसे मोनोपोली हमने इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, तो एक अधिकार का मतलब आपको पता होगा। वैसे भी ये इजी टर्म से, एक अधिकार मतलब किसी का भी एक का ही अधिकार होना, कोई किसी और का अधिकार नहीं। तो वही चीज़ है कि जब प्रिंट मीडिया था, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो उस टाइम क्या था कि जो प्रिंट मीडिया का क्या था, एक तरीके से एक अधिकार था कि किसी की भी ध्यान बुद्धि की देने का एकमात्र स्रोत था, सोर्सेज था एक तरीके से। और कुछ समय पहले टेलीविज़न पश्चिमी दुनिया के घर घर में सर्वव्यापी हो गया था, जिसने सार्वजनिक विमर्श और ज्ञान को मनोरंजन के बदले कम महत्वपूर्ण कर दिया था। कि उसने क्या कर दिया था कि अब जो टेलीविज़न जब आया तो आप देखते हैं कि अब टेलीविज़न क्या है कि हर एक के घर में, ऐसा कोई घर नहीं है या ऐसा कोई मतलब वो तो नहीं है जहाँ पर क्या ना हो, टेलीविज़न की जो सुविधा है प्रोवाइड ना हो। तो वही चीज़ है कि जो टेलीविज़न है ना, उसने क्या कर दिया कि ना ज्ञान को कम महत्व दिया और मनोरंजन को उसका जो महत्व है वो बढ़ गया था। ज्ञान का महत्व क्या हो गया था, घट गया था टेलीविज़न के थ्रू। ऐसे ही जो टेलीविज़न समाचार शो जानकारी की बहुतायत प्रस्तुत करता है, जहाँ घटना के बाद घटना क्या होती है, प्रस्तुत की जाती है। और एक जल्दी चलने वाले शो प्रस्तुत किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो टेलीविज़न के अंदर जो समाचार दिए जाते हैं, कभी कभी फास्ट रैपिड जो समाचार दिए जाते हैं, 100-2-5 मिनट में 100 न्यूज़ दे दी जाती है एक बार में। तो यही चीज़ है। तो इससे क्या होता है ना, एक तरीके से हमें उस चीज़ का एक उस न्यूज़ के बारे में हमें इतनी जल्दी से गेन नहीं हो पाता अगर हम अचानक से देखते हैं। और वो हमें एक तरीके से हम वो न्यूज़ को क्या क्या कर पाते हैं, भूल भी जाते हैं ईजिली। तो यही चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई कि जल्दी चलने वाले शो प्रस्तुत किए जाते हैं और दैनिक टेलीविज़न समाचारों में दिखाई जा रही घटनाएं असंगत होती हैं, अप्रासंगिक हो सकती है, संदर्भहीन, बिना मतलब किसी संदर्भ के, बिना ऐतिहासिक बोध की और असतंत्र होती हैं, जो तेज गति से दर्शकों के सामने आती हैं और जिनमें कहानियाँ और छवियाँ लगातार उनके ध्यान के लिए क्या करती रहती हैं, प्रतिस्पर्धा करती रहती है और फिर जल्दी से क्या हो जाती हैं, वो भूल जाते हैं। आपने जैसे कि कोई कहानी आई, मतलब कोई पहले अभी दिखा रही कुछ घटना को और उसी टाइम पे क्या हुआ, वो जल्दी से चली गई। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से लोग उसको, एक छवि को ज़्यादा टाइम तक ध्यान नहीं रख पाते, उस न्यूज़ को ज़्यादा देर तक गेन नहीं रख पाते हैं और उसे क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं। ऐसी भी जो टेलीविज़न समाचार शो में संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो संगीत है ना, वो दैनिक समाचार शो की शुरुआत और अंत तक चलता रहता है। आपने देखा कोई ना कोई पीछे से क्या होता है, म्यूज़िक कोई ना कुछ बजते रहता है। और जो दिलचस्प बात ये है ना कि हर एक समाचार शो में एक ही तरह का हंसमुख संगीत बजाया जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि प्रस्तुत की गई घटनाएं जो हैं वो कैसी है, वो दुखद है या सुखद है या गंभीर है या निरर्थक है। तो उससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या करता रहता है, जो संगीत बजता है वही बजता रहता है। और इसलिए टेलीविज़न समाचार शो को के विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए जो टेलीविज़न जो समाचार में शो दिखाए जाते हैं उसका इतना महत्व नहीं रह जाता कंपेरिजन टू
जो हमारी जो प्रिंट मीडिया उसके अंदर। अब मैं बता दूं कि इसके अंदर ना इससे आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब जैसे कि ना कि पोस्टमैन के विचारों की मदद से भारत में टेलीविजन समाचारों का विश्लेषण करें। इस टाइप से मतलब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये 2 पॉइंट भी बताए कि टेलीविजन समाचार शो से रिलेटेड की जानकारी की बहुलता प्रस्तुत करता है, और फिर ये मतलब इसके अंदर जो समाचार के अंदर कैसी जो संगीत मतलब म्यूजिक बजता रहता है पीछे से, तो यही चीज़ें ऐसी करके जो पोस्टमैन के जो विचार है उनकी उनकी मदद से क्या करना है आपको, भारत में टेलीविजन समाचारों का विश्लेषण करना है। और ऐसे कई सिद्धांतकारों ने ना बच्चों पर टेलीविजन के प्रभावों पर अध्ययन किया, तो पाया था ना कि प्रिंट मीडिया ने कि बच्चों को है ना बचपन और बाल साहित्य शब्द को जन्म दिया था। जो प्रिंट मीडिया है उसने क्या किया था, बचपन और बाल साहित्य जैसे शब्द को क्या किया था, जन्म दिया था। परंतु जो फिर प्रिंट मीडिया की जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली थी, तो उसने ना बचपन को गायब करना शुरू कर दिया। आप देखते हैं कि पहले जो बच्चे मतलब बुक्स में कहानियाँ पढ़ते थे, दादी माँ से मतलब क्या करते थे, कहानियाँ सुनते थे, उसमें कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देखते थे, वो सीखते थे। बट जैसे ही टेलीविज़न आया उन्होंने एक तरीके से उनके बचपन को ही क्या कर दिया, गायब कर दिया। और पोस्टमैन ने बताया ना कि टेलीविज़न ने ना बच्चे और वयस्कों के बीच के अंतर को क्या कर दिया है, धुंधला कर दिया है। कि अब टेलीविज़न पे मान लो कि कुछ भी शो दिखाया जाता है तो क्या हो जाता है कि वो बच्चे भी देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चों पे उसके रोक लगी होती है कि हाँ ये बच्चे नहीं देख सकते, बट उसमें लिखा हुआ होता है कि हाँ कि ये बच्चों को नहीं दिखा, ये 15 से नीचे के साल के बच्चे नहीं देख सकते हैं या 12 साल से नीचे के बच्चे नहीं देख सकते हैं। बट फिर भी वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उसने क्या कर दिया, एक तरीके से जो वयस्क और जो बच्चों के बीच के अंतर को क्या कर दिया, धुंधला कर दिया टेलीविज़न ने। तो यही चीज़ है, क्योंकि जो टेलीविज़न है वो आसानी से सुलभ और परिचालित है, जिसके लिए किसी भी निर्देश और जटिल मानसिक प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। आपको ये नहीं कि इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करके आपको इसको चालू करना है, देखना है या कुछ भी समथिंग, इसमें कुछ भी मेहनत नहीं होती है। इसे कोई छोटा बच्चा भी आसानी से क्या करता आता है, देख पाता है, सुन पाता है और आसानी से उसको चालू भी कर सकता है। तो यही चीज़ें हैं कि इसने क्या कर दिया था, वयस्क और जो बच्चों की जो एक तरीके से जो बच्चों के अंदर जो अंतर होता था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। तो ये और यही इससे दर्शकों के बीच क्या हो गया, काफ़ी अंतर, मतलब कोई अंतर नहीं रह गया। जो देखने वाले जो दर्शकों के हैं उनके बीच में कोई अंतर नहीं रह गया है। तो यही चीज़ें हैं कि जो वो है ना समाचार वो टीवी है ना, उसने एक तरीके से बच्चों के बचपन को क्या कर दिया है, अंत कर दिया है, जिसके कारण क्या हो गया कि जो बच्चे हैं और वयस्क है उनमें कोई भी अंतर नहीं बचा है। अब हम देखते हैं कि पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल। अब ये एडवर्टोरियल और पेड न्यूज़ है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये जो पेड न्यूज़ है और जो एडवर्टोरियल है ये है क्या। पेड न्यूज़ को इट मीन जो एक तरीके से सशुल्क भी हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, सशुल्क समाचार, जिसमें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ पे करना होता है समथिंग। और इसमें क्या होता है एडवर्टोरियल, इसे हम क्या कहते हैं, विज्ञापन। आपने इन दोनों वर्ड्स के पहले इन दो टर्म्स को देख लो कि इसे क्या कहते हैं। इसको हम सशुल्क समाचार कहते हैं, सशुल्क समाचार, और इसे हम क्या कहते हैं, एडवर्टोरियल को विज्ञापन। अब आपने विज्ञापन नेम तो ज़रूर सुना होगा, तो इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हर जगह है ना समाचारों के अति व्यावसायिकरण के परिणाम से है ना लोकतंत्र को बनाए रखने में मीडिया ने क्या करी है, अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप जानते हैं कि जो समाचार है वो भी एक लोकतंत्र का क्या है, एक तरीके से स्तंभ भी माना जाता है। समाचार या मीडिया हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र का स्तंभ भी कहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब यही तो होता है ना कि हम अपने विचारों को अगर हम अपने किसी के सामने व्यक्त कर पाते हैं, हमें स्वतंत्रता होती है, समानता होती है, हर एक चीज़ होती है, तभी तो हम बोलते हैं ना कि हाँ हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि जो लोगों का क्या होता है, शासन होता है। तो यही चीज़ है कि हर जगह है ना समाचारों के अति व्यावसायीकरण के परिणाम से ना लोकतंत्र को बनाए रखने में मीडिया ने क्या करी है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ क्या किया है, समझौता किया है। लाभ की भूख या धन चलित झुकाव ने समाचारों को दुनिया में कई प्रथाओं को जन्म दिया था। कि जैसे कि जो ज़्यादा मतलब वैसे होते हैं धन चलित जो वो होते हैं, उन्होंने क्या करा, एक तरीके से समाचार को दुनिया में कई मतलब उन्होंने कई बेकार प्रथाओं के क्या कर दिया, जन्म दे दिया। अभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको ये लाइन समझ नहीं आएगी तो आपको समझ आ जाएगी नीचे जैसे आप पढ़ेंगे उसको। जिनका सूचना के वितरण के अपने लक्ष्य, लोकतंत्र के रक्षक और स्थिरता, आत्मविश्वास, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के लिए एक माध्यम बनाने के कोई लेन देन नहीं है। अब आपको पता है कि जो जो ये प्रथाएं थी, उन्होंने कैसी प्रथाओं को जन्म दिया, जो ये ज़्यादा धन लालची लोग होते हैं उन्होंने किस टाइप की एक तरीके से प्रथाओं को जन्म दिया है समाचार के अंदर। उन्होंने सशुल्क खबर, जिसे हम पेड न्यूज़ कहते हैं, क्या कहते हैं हम, पेड न्यूज़ कहते हैं, और
एडवर्टोरियल्स इट मीन्स जो विज्ञापन होते हैं, ये क्या है, ये विज्ञापन और जो एडवर्टो वो है सशुल्क खबर, इन्होंने क्या किया, एक तो ऐसी प्रथाओं को जन्म दिया है ना कि जो क्या है, जो लाभ की भूख या धन चलित झुकाव ने समाचारों की दुनिया में इसी टाइप की क्या करा है, प्रथाओं को जन्म दिया है। तो यही दो प्रथाएं टाइप में है जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, जो समाचार की दुनिया में उभरी हैं। अब पहले हम ये देखते हैं कि सशुल्क खबरें या पेड न्यूज़, इसे मैंने जैसे कि आपको बताया सशुल्क खबरें भी कहते हैं, पेड न्यूज़ भी कह सकते हैं। अगर आपको कोई भी टर्म यूज़ मतलब पेपर में पूछ ली जाती है तो आप कंफ्यूज मत होना कि पेड न्यूज़ क्या है और सशुल्क खबरें क्या हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो यही भारतीय प्रेस परिषद पेड न्यूज़ को निम्न शब्दों में परिभाषित करता है। जैसे कि अब ये कैसे परिभाषित करता है हम इसके बारे में देखते हैं कि किसी भी मीडिया, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, नगद या विचार के रूप में मूल्य लेकर कोई भी समाचार या का विश्लेषण पेश करना ही क्या है, एक तरीके से पेड न्यूज़ है। कि किसी भी मीडिया के अंदर चाहे वो नगद के विचार मतलब नगद या विचार के रूप में मूल्य लेकर कोई भी समाचार को क्या करना, प्रकाशित करना, विश्लेषण करना, उसके ऊपर एनालाइज करना, क्या है, एक तरीके से पेड न्यूज़ है। ये एक ऐसा चलन है ना जिसके तहत एक व्यक्ति या एक संगठन समाज के अनुकूल कवरेज के लिए मीडिया घरानों या कंपनियों को नगद या अन्य तरीकों से क्या करता है, भुगतान करता है, पे करता है, वो एक अलग तरीके से वही चीज़ है। इस प्रक्रिया में समाज के निष्पक्ष होने के मूल सिद्धांत में भारी समझौता किया गया है कि जो समाचार है वो निष्पक्ष है। इसी टाइप से ये निष्पक्ष नहीं रह जाता क्योंकि जो धनचली जो लोग होते हैं, मतलब जो ज़्यादा धन की जिनके पास पैसे होते हैं, वो एक तरीके से इसको क्या बनाते हैं, निष्पक्ष नहीं रहने देते हैं। वो एक तरीके से अपने अंडर कर लेते हैं, या किसी न किसी पक्ष के वो होता है, पक्ष में होता है। इसीलिए इसको क्या किसने किससे समझौता कर लिया, किस सिद्धांत से, किस प्रिंसिपल से, निष्पक्ष होने के मूल सिद्धांत से इसमें एक तरीके से भारी समझौता किया है। और पेड न्यूज़ सार्वजनिक और कमजोर समूहों के बड़े सरोकारों की बजाय कुछ शक्तिशाली लोगों के हित की ही सेवा करता है। इसकी आलोचनात्मक में भी है, मतलब इसकी आलोचनाएं भी हैं लोगों के उसमें कि ये क्यों एक तरीके से आलोचना का एक हिस्सा बन गया है कि भारत में ना जो एक तरीके से जो पेड न्यूज़ की जो प्रथा है ना वो आलोचनात्मक रही है, क्योंकि ना ये कवरेज को उन लोगों तक ही पहुंचाता है ना जो भुगतान करने के इच्छुक होते हैं। मतलब जो भुगतान पे कर सकते हैं ये उनको ही खबरें दिखाएगा, उन्हीं तक की जो खबरें होंगी, जो समाचार होंगे, क्या होंगी, वो पहुंच सकता है। तो एक तरीके से ये एक आलोचनात्मक इसका पॉइंट है, जो नेगेटिव पॉइंट इसको हम कहेंगे। और जनता को सूचित करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी के बजाय क्या करता है, चुनिंदा रूप में ही चुनिंदा लोगों के पास ही क्या करता है, पहुंचता है, जो क्या कर पाते हैं, भुगतान करने के इच्छुक होते हैं या जो भुगतान कर पाते हैं। तो यही चीज़ है कि ये अक्सर जनता को गलत जानकारी के साथ गुमराह करता है और एक क्षण में जीवन को उसके सभी पहलुओं पर उनके निर्णयों को भारी रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। पेड न्यूज़ या तो पक्षपाती सामग्री या और विकृत जानकारी क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो यही चीज़ आपने देखा है कि जो पेड न्यूज़ है वो है क्या। पेड न्यूज़ क्या हमें आपको पता चल गया कि इसे हम सशुल्क खबरें भी कहते हैं और पेड न्यूज़ भी कहते हैं। और ये जो पेड न्यूज़ है वो क्या करता है, या इलेक्ट्रॉनिक उसमें हो या चाहे प्रिंट मीडिया के तौर पे हो, ये उसमें क्या करता है, मूल्य लेकर कोई भी समाचार या विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसके मतलब यही चीज़ है। अब हम देखते हैं कि एडवर्टोरियल्स क्या है। एडवर्टोरियल्स का मतलब होता है ना विज्ञापन। इस टर्म्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम एडवर्टोरियल्स को हम क्या कह सकते हैं, विज्ञापन भी कह सकते हैं। और इसी को हम एक वर्ड ये भी है विज्ञात की है, एक मीन्स इसको हम विज्ञापन ही कहते हैं, विज्ञात की है। अब इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है, ये जो विज्ञात की जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें मैंने लिखा है विज्ञापन प्लस संपादकीय है। अब विज्ञापन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एडवर्टोरियल्स को विज्ञापन भी कहते हैं। विज्ञापन का मतलब आप जानते होंगे क्योंकि आप आखिर में थर्ड ईयर में जो आप बच्चे पहुंच चुके हैं तो आपको इतनी तो पता ही होगा कि विज्ञापन होता क्या है, ये क्योंकि 6th क्लास का ही आपका चैप्टर है पॉल साइंस का। तो विज्ञापन और संपादकीय जो सही ढंग से शब्द के अर्थ को क्या करता है, इंगित करता है। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संपादकीय और एडवर्टोरियल एक दूसरे से क्या है, अलग है। आप इन दोनों को एक वर्ड मत कहना। जो विज्ञापन है, जो संपादकीय इट मीन जो एडवर्टोरियल्स है और जो संपादकीय है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। उनके बीच परिभाषित अंतर यह है ना कि जो विज्ञापन के लिए क्या करना होता है, भुगतान किया जाता है या प्रयोजित किया जाता है, जबकि जो संपादकीय है ना उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या अंतर है, क्या परिभाषित अंतर है। एग्जाम्पल में जो द इकोनॉमिक टाइम्स एंड
सॉरी द इकोनॉमिक्स टाइम्स एक एडवर्टोरियल को इस तरह परिभाषित किया गया है ना कि एक समाचार पत्रिका या एक वेबसाइट में विज्ञापन का एक तरीका जिसमें एक लेख के रूप में उत्पाद के बारे में क्या की जाती है, जानकारी दी जाती है। आप जानते हैं कि विज्ञापन में एडवर्टीजमेंट जो होती है, आपको उसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, आपको एक तरीके से अपनी उस उत्पाद की ओर क्या किया जाता है, आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। तो यही चीज़ है। दूसरे शब्दों में कहें ना तो ये एक एडवर्टोरियल प्रिंट मीडिया में पाया जाने वाला एक विज्ञापन है जो एक संपादकीय लेख जैसा दिखता है और प्रचार या भुगतान किए गए विज्ञापन के बजाय एक स्वतंत्र समाचार कहानी के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। और एक एडवर्टोरियल किसी उत्पाद या सेवा के बारे में उपयोगी और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जिसे वह एक संभावित उपभोक्ताओं या ग्राहकों के सामने बढ़ावा देना चाहता है। और एक विपणक के लिए अपने संभावित उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने हेतु एडवर्टोरियल क्या होता है, काफ़ी प्रभावी तरीका होता है कि हम विज्ञापन के थ्रू क्या कर पाते हैं, एक तरीके से उपभोक्ताओं से जुड़ पाते हैं। जो विपणक है वो उपभोक्ताओं से जुड़ पाता है। ये उसकी एक तरीके से प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जो विज्ञापन है, आपने देखा होगा कि अगर कोई ट्यूशन क्लासेस भी खोलते हैं उसका भी एक विज्ञापन एडवर्टीजमेंट दी जाती है, या कोई प्रोडक्ट का भी मतलब एडवर्टीजमेंट आपको दी जाती है, जो आपका पर्चा छपता है उसी को तो हमने कहा है। तो यही चीज़ है कि इसको ही हमने क्या कहा है, एडवर्टोरियल भी कहा है। अब आपको पता चल गया कि एडवर्टोरियल क्या है और क्या चीज़ जो आपका जो पेड न्यूज़ है वो क्या है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर में जो इस चैप्टर में कंक्लूजन क्या है, कि आपको इस चैप्टर में क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो समाचार है ना वो आजकल हमारे जो जीवन का क्या हो गया है, एक अभिन्न अंग बन गया है हमारे लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफस्टाइल के लिए जो समाचार है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि हमें ना इस टाइम पे हमें अपनी दुनिया के आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और ये हमें किसके थ्रू ही पता चलती है, समाचार के ही द्वारा पता चलती है, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू हो या न्यूज़पेपर के थ्रू हो। ये हमें किसके थ्रू पता चलते हैं, समाचार के थ्रू ही हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में, जिससे कि क्या बनता जा रहा है, आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। क्योंकि जो दुनिया में चल रहा होगा उसका तो आपकी लाइफ के ऊपर और ज़्यादा मतलब एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो उसी टाइप से जो समाचार है वो हमारे जीवन के लिए क्या होता जा रहा है, एक अभिन्न अंग बनता चला जा रहा है। और ऐसे ही ज्ञान के महत्वपूर्ण रूपों में से एक है, उसमें है प्रिंट मीडिया, जो बड़ी संख्या में समाचार पत्र मुद्रित करता है। उसने सूचना और ज्ञान के प्रसार पर लंबे समय तक एकाधिकार बनाए रखा है। आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो प्रिंट मीडिया है उसका ही एकाधिकार बहुत लंबे समय तक था। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तब जाकर जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हमें क्या होने लगे थे, न्यूज़ मिलने लग गए थे। परंतु जो उससे पहले किसका ही मतलब एक अधिकार था, प्रिंट मीडिया का, जिसके थ्रू हमें क्या होता था, सूचना और ज्ञान का एक तरीके से प्रसार हम कर पाते थे, हम ले पाते थे, ग्रहण कर पाते थे। और समाचार पत्र का उत्पादन तब बदला जब समाचारों का व्यवसायीकरण शुरू हुआ, क्योंकि समाचार पत्र कंपनियों का स्वामित्व व्यावसायिक उद्यमों के पास होता था। भले ही समाचार के कई स्रोत हैं जो अब हमारे लिए आसानी से सुलभ और उपलब्ध हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो समाचार के कई सोर्सेज या घटक है जो हम जिससे हमें क्या होती है, सूचना प्रोवाइड होती है। लेकिन उस मीडिया के प्रति एक आलोचनात्मक नज़रिया रखना चाहिए, जिसके माध्यम से ना जानकारी हम तक क्या होती है, पहुंच पाती है। वर्तमान में ना लोकतंत्र के मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका से समझौता करने के लिए समाचारों के अति व्यावसायीकरण की क्या की है, जोरदार क्या की गई है, आलोचना की गई है। आलोचना का मतलब आप जानते हैं कि किसी चीज़ की निंदा करना। तो यही चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ना आप देखिए, समाचार की दुनिया में ना पेड न्यूज़ और विज्ञापन जैसे जो धन संचालित प्रथाओं की व्यापकता को क्या किया गया है, जाना है। लेकिन जो कोई भी ना इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है ना कि जो मीडिया है ना आधुनिक दुनिया में लोकतंत्र का क्या बन गया है, एक स्तंभ बन गया है। बेशक उससे इसमें आलोचनाएं होती हैं, जैसे कि जो पेड न्यूज़ था उसमें भी आलोचनाएं की गई थी, क्योंकि ये जो कवरेज थी किन लोगों तक पहुंच पाती थी, जो भुगतान करने की क्या होते थे, इच्छुक होते थे या भुगतान करने में समर्थ होते थे। और परंतु फिर भी ये क्या है, ये लोकतंत्र का एक तरीके से स्तंभ बना हुआ है, जहाँ दुनिया और दैनिक समाचारों के बारे में क्या होती है, जागरूकता एक सूचित नागरिक की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। और समाचार को ज्ञान के रूप में देखा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो समाचार हैं वो एक ज्ञान का ही रूप में हम जानते हैं, क्योंकि हम अगर नॉलेज गेन करनी होती है तो हम समाचार पत्र को पढ़ते हैं। चाहे वो आपको अगर अपनी इंग्लिश भी ठीक करनी होती है तो आप द एडिटोरियल जो हिंदू न्यूज़पेपर होता है उसको रीड आउट करते हैं, या फिर आपको दुनिया के बारे में जानना होता है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, तो भी हम समाचार पत्र को पढ़ते हैं। तो यही चीज़ है कि जो समाचार है वो ज्ञान का ही एक रूप में देखा जाता है, इसलिए जो समाचार को आज ज्ञान का एक महत्वपूर्ण रूप भी जाना जाता है। तो यही चीज़ थी, हमने देखा कि चैप्टर में यही सब हमने पढ़ा था। तो ये जो आपका चैप्टर 10th है वो कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो को जिसने एंड तक देखा होगा उसके लिए थैंक यू, उसको थैंक यू। और
जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि जो यूनिट थर्ड थी ना वो आपको मैं नहीं करवाऊंगी। जो यूनिट थर्ड है मैं आपको बता देती हूँ, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ना वो असाइनमेंट टाइप में, उसमें से आपसे ना किसी भी टॉपिक में से, किसी भी एक टॉपिक में से आपसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन शायद उठ के आ सकता है। इस टाइप से वो आपको यूनिट दी गई है। अगर आपने वो उसमें एक लाइन देखी होगी जो आपको यूनिट थर्ड का, अगर आपने सिलेबस देखा होगा, यूनिट थर्ड के ऊपर स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई है, इनमें से कोई एक टॉपिक जो है स्टूडेंट के लिए मतलब वो है। तो यही चीज़ है कि जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट थी, मैंने जो आपको कंप्लीट करवा दिया। इसमें 5 चैप्टर थे, दोनों में थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। और 8 चैप्टर इसमें शायद से मेरा रह गया है, जो यूनिट सेकंड है। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसके भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। तो जब तक के लिए जो आपका ये जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, मीडिया एंड एजुकेशन, यहाँ पे जो यूनिट सेकंड तक है क्या होता है, फिनिश हो जाता है। तो अगर आपने इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी क्या होगा, पढ़ने में एक तरीके से सहूलियत मिल सकेगी। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।